दोस्तों 18 जून 2023 संडे की एक सुबह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच एक छोटी सी टाइटन नामी सबमरीन समंदर के अंधेरों में अपना सफर शुरू करती है। उस पर टोटल 5 लोग सवार थे जिनका मिशन था समंदर के 12,800 फीट नीचे जाकर टाइटैनिक जहाज के रैक को देखना। वही RMS टाइटैनिक जो साल 1912 में अपने पहले सफर के दौरान ही एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। 1500 से ज्यादा लोग उस ट्रेजेडी में मारे गए थे और आज भी उसका रैक 3,810 मीटर नीचे समंदर के तल में पड़ा है। हर 15 मिनट के बाद टाइटन अपना सिग्नल सरफेस पर मौजूद एक बड़ी शिप पोलार प्रिंस को भेज रही थी। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था, लेकिन 11:15 पर जब टाइटन को डुबकी लगाए अभी सिर्फ 1 घंटा और 45 मिनट हुए थे तो पोलार प्रिंस जहाज से इसका कांटेक्ट अचानक टूट जाता है। पहले क्रूज ने सोचा कि ये टेम्परेरी सिग्नल इशू होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता गया टेंशन बढ़ती गई। शाम 4:10 पर वो वक्त था जब टाइटन को अपना ये टूर मुकम्मल करके वापस सरफेस पर आना था, मगर उस वक्त तक समंदर बिल्कुल खामोश था, ना कोई सिग्नल और ना ही कोई रिस्पॉन्स। शाम 7:10 पर जब उम्मीद की हर किरण धुंधली पड़ जाती है तो पोलार प्रिंस पर मौजूद ये टीम US कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करती है और यहीं से शुरू होता है दोस्तों 4 दिन तक चलने वाला एक इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें एयरक्राफ्ट्स, शिप्स और अंडर वाटर रोबोट्स तक का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर के लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर टाइटन और उसमें बैठे हुए 5 पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ। John, you ready? Yeah, we are. Go ahead. Okay. You don't move fast and break things if the thing you're going to break has got you inside it. The damning findings of a disaster that shouldn't have happened. It doesn't give you a license to try and bend the laws of physics. And the egomaniac responsible. I've broken some rules to make this. Carbon fiber and titanium. There's a rule you don't do that. Well, you can use these off-the-shelf components. I got these from Camper World. We run the whole thing with this game controller. यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टाइटन असल में थी क्या। ये कोई सबमरीन नहीं बल्कि एक सबमर्सिबल थी। दोनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सबमरीन्स खुद के इंजन्स और पावर सिस्टम के जरिए पानी में जा सकती है और वापस आ सकती है, जबकि सबमर्सिबल्स ऐसा नहीं करती। उसे पानी में ले जाने और वापस निकालने के लिए एक स्पोर्ट शिप की जरूरत होती है जो पानी के सरफेस पर खड़ी होती है और चीजों को कंट्रोल करती है। और हमारे केस में स्पोर्ट शिप ये पोलार प्रिंस जहाज था। टाइटन को ओशन गेट नाम की एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी ने डिजाइन किया था, जिसकी फाउंडेशन 2009 में रखी गई और इसे लीड कर रहे थे स्टॉकटन रश, जो एक एरोस्पेस इंजीनियर थे और इसके अलावा वो स्पेस और एविएशन के फील्ड में भी काम कर चुके थे। टाइटन के अलावा इस कंपनी के पास 2 और सबमर्सिबल्स थी, एंटीपोड्स और साइक्लोस 1। एंटीपोड्स ज्यादा गहराई तक नहीं जाती थी, इसकी मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 300 मीटर तक ही थी, जबकि साइक्लोस इससे थोड़ी सी एडवांस थी जो ऑलमोस्ट 500 मीटर तक की गहराई में जा सकती थी। लेकिन दोस्तों टाइटन इन दोनों से बहुत अलग थी। ये ओशन गेट की सबसे मॉडर्न और एक्सपेंसिव सबमर्सिबल थी, जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया था कि ये 400 मीटर तक की गहराई में जा सके। टाइटन का मिशन था लोगों को एक यूनिक अंडर वाटर ट्रेवल एक्सपीरियंस देना, और इस स्पेसिफिक केस में टाइटन का मिशन था इन 5 लोगों को टाइटैनिक जहाज के रैक तक पहुंचाना। नक्शे पर अगर देखा जाए तो टाइटैनिक का रैक नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच समंदर के तल में मौजूद है। ये जगह कनाडा के न्यू फाउंड आइलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर है। यह समंदर इतना गहरा है कि स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो टाइटैनिक का रैक 3,810 मीटर यानी 12,800 फीट नीचे छुपा है। सोचिए अगर आप बुर्ज खलीफा को भी सीधा पानी के अंदर डुबो दें तो टाइटैनिक का रैक उससे भी 2 गुना ज्यादा गहरा होगा। जब साल 1912 में RMS टाइटैनिक डूबा था तो ये 2 टुकड़ों में टूट गया था। एक था वो जहाज का अगला हिस्सा और दूसरा स्टर्न यानी पिछला हिस्सा, जो एक दूसरे से करीब 800 मीटर के फासले पर हैं। दोस्तों 3,810 मीटर ये इतनी खतरनाक गहराई है कि यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती।
टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और पानी का प्रेशर सरफेस के मुकाबले में ऑलमोस्ट 400 गुना ज्यादा होता है। समझने के लिए अगर आप समंदर के सरफेस पर खड़े हैं तो आपके सर पर नॉर्मली हवा का कुछ प्रेशर होता है, लेकिन 3810 मीटर की गहराई पर यही प्रेशर इतना ज्यादा होता है जैसे 2 जंबो जेट्स का वजन आपके सर पर एक साथ रख दिया गया हो। ये वो जगह है जहां इंसान सिर्फ स्पेशली डिजाइंड सबमर्सिबल के जरिए ही पहुंच सकता है और टाइटन उन्हीं में से एक थी। फ्रंट साइड पर आपको सबसे पहले नजर आएगी ये एक बड़ी गोल विंडो, जिसे टेक्निकली व्यू पोर्ट कहा जाता है। ये ही वो इकलौती विंडो थी जहां से अंदर बैठे लोग बाहर का नजारा देख सकते थे। अब देखिए टाइटन का मेन स्ट्रक्चर, जिसे हल कहा जाता था। ये हल असल में एक लंबा सिलेंड्रिकल चैम्बर था और ये कार्बन फाइबर से बनाया गया था। ये ही वो जगह थी जहां पर पैसेंजर्स बैठते थे। अंदर बस इतनी ही जगह थी कि 5 लोग बैठ सकें, एक पायलट और साथ 4 पैसेंजर्स। इस हल के दोनों किनारों पर टाइटेनियम के गोल कैप्स लगाए गए थे। ये कैप्स टाइटन के डिजाइन का सबसे मजबूत हिस्सा थे। इनका काम था पूरे प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि कार्बन फाइबर का जो ये सिलेंडर था इस पर किसी एक जगह ज्यादा प्रेशर ना पड़े। टाइटन की दोनों साइड्स पर आपको 4 इलेक्ट्रिकल थ्रस्टर्स नजर आते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल मूव के लिए और 2 वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। ये थ्रस्टर्स टाइटन को आगे पीछे और ऊपर नीचे मूव करने में मदद करते थे। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह था कि इतनी एक्सपेंसिव और मॉडर्न सबमर्सिबल को कंट्रोल किया जाता था एक सिंपल गेमिंग कंट्रोलर से। We run the whole thing with this game controller. एक ऐसा कंट्रोलर जो नॉर्मली हम घर पर गेम्स खेलने के लिए यूज करते हैं। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया था कि दुनिया के सबसे गहरे पानी में जाने वाली एक मशीन और इसको ऑपरेट किया जाता है सिर्फ एक गेमिंग कंट्रोलर से। यहाँ पर टाइटन में जो कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया था उसके बारे में भी एक चीज समझना बहुत जरूरी है। इतने गहरे पानी पर जीपीएस बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि जो समंदर का पानी होता है वो रेडियो सिग्नल्स को रोक देता है। इसलिए टाइटन का कम्युनिकेशन सिस्टम सिर्फ एक ही तरीके से काम कर पाता था और वो था टेक्स्ट मैसेजेस। और इंटरनेट कनेक्शन के लिए ओशन गेट कंपनी ने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का यूज किया था, जो इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ऑपरेट करती है। इस सैटेलाइट लिंक के जरिए ही जो स्पोर्ट शिप थी इससे कॉन्टेक्ट मेंटेन रखा जाता था। लेकिन दोस्तों 1000 मीटर नीचे जाने के बाद ये डायरेक्ट स्टारलिंक से भी डिस्कनेक्ट हो जाती थी और उसके बाद जो कम्युनिकेशन का तरीका बचता था वो एक ही था, टेक्स्ट मैसेजेस। तो अब लौटते हैं वापस 18 जून 2023 की कहानी पर। टाइटन के अंदर 5 पैसेंजर्स बैठ चुके थे। पहले थे स्टॉकटन रश, ओशन गेट कंपनी के सीईओ और को फाउंडर, जो समंदर को बिल्कुल उसी तरह एक्सप्लोर करना चाहते थे जैसे स्पेस को किया जाता है। दूसरे थे हैमिश हार्डिंग, यूके से तलक रखने वाले एक बिलियनर जिन्होंने पहले स्पेस और मैरियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर करने जैसे मिशंस में हिस्सा लिया था। तीसरे पैसेंजर थे पॉल हेनरी, फ्रांस के फेमस डाइवर, जिन्हें दुनिया मिस्टर टाइटेनिक के नाम से भी जानती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टाइटेनिक जहाज के रैक को एक्सप्लोर करने में गुजारा था। फिर आते हैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक मशहूर बिजनेस फैमिली के ये 2 फर्द, शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद। ये दोनों डीप सी एडवेंचर का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आए थे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टाइटन सरफेस पर मौजूद जहाज पोलार प्रिंस को हर 15 मिनट के बाद एक सिग्नल भेज रही थी, लेकिन 11:15 पर यह रूटीन कम्युनिकेशन अचानक रुक गई। शाम 4:10 पर वो वक्त था जब इस सबमर्सिबल को अपना टूर मुकम्मल करके वापस सरफेस पर आना था, मगर उस वक्त तक ना कोई आवाज और ना ही कोई सिग्नल। शाम 7:10 पर पोलार प्रिंस पर मौजूद इस टीम ने यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया और यहीं से शुरू हुई एक रेस, द रेस अगेंस्ट टाइम। ये जो शब्द द रेस अगेंस्ट टाइम में यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि टाइटन के अंदर 96 आवर्स यानी 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई थी। हर गुजरने वाला पल उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद या फिर एक नई टेंशन लेकर आ रहा था। रेस्क्यू टीम के पास वक्त बहुत कम था और दुश्वारियां उससे भी ज्यादा।
सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर यह थी कि अगर टाइटन खुद किसी तरह सरफेस पर आ भी जाती तो अंदर बैठे लोगों को बचाने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि यहाँ पर जो टाइटन का दरवाजा लगाया गया था वो सिर्फ बाहर से खुलता था। जब मिशन शुरू होता तो इसे 17 बोल्ट्स के जरिए बाहर से बंद किया जाता और जब तक कोई सरफेस पर से उसे मैनुअली खोलता नहीं, अंदर के लोग बंद ही रहते। वो लोग लिटरली एक लॉक्ड चैम्बर में फंस चुके थे जहां से उनका बाहर निकलना खुद उनके हाथ में नहीं था। दोस्तों, जरूरत के वक्त सबमरीन या किसी भी मैरीन विजर को लोकेट करने के लिए एक खास डिवाइस का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं EPIRB यानी इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटर रेडियो बीकन। ये एक तरह का सिग्नल होता है जो अगर किसी विजर के साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, जैसा कि वो डूब जाए या फिर उसका कांटेक्ट खत्म हो जाए, तो ये डिवाइस ऑटोमेटिक सिग्नल भेजती है सैटेलाइट के जरिए, जिसे कोस्ट गार्ड या फिर कोई भी रेस्क्यू एजेंसी तुरंत ट्रेस कर सकती है। लेकिन दोस्तों, टाइटन के अंदर ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल ही नहीं की गई थी, ना EPIRB और ना ही कोई बैकअप लोकेशन सिस्टम। रेस्क्यू ऑपरेशन का सर्च जोन आपकी सोच से भी ज्यादा था। करीब 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सर्च जोन में शामिल था। अगर आप इसे विजुअलाइज करना चाहें तो समझिए कि ये एरिया बेल्जियम जैसे पूरे मुल्क से भी ज्यादा था, एक पूरा यूरोपियन कंट्री। लेकिन मुश्किल सिर्फ सर्च जोन की ही नहीं, यहाँ पर डेप्थ का इशू भी था। टाइटन समंदर के करीब 3,810 मीटर नीचे गई थी, जबकि दुनिया का सबसे गहरा अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन जो 1973 में किया गया वो सिर्फ 480 मीटर तक गया था। इट मीन्स कि टाइटन उससे भी 8 गुना ज्यादा नीचे चली गई थी। इतनी गहराई पर ना तो सनलाइट पहुंच पाती है और ना ही कोई आम टेक्नोलॉजी। प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर वहां पर ले जाया जाए तो वो पल भर में चकनाचूर हो जाए। इसीलिए इस लेवल के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्पेशली डिजाइंड सोनार सिस्टम, डीप सी रोबोट्स और मल्टीनेशनल कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, और ये सभी चीजें इस मिशन में डिप्लॉय की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज तुरंत और तेजी से किया गया। शुरुआती कोशिश में 2 अमेरिकन और 2 कैनेडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट एरिया में एरियल सर्वेलेंस स्टार्ट की। इन एयरक्राफ्ट्स ने सोनार बॉयज डिप्लॉय किए। ये ऐसे एडवांस्ड फ्लोटिंग सोनार्स होते हैं जो समंदर के अंदर की हलचल और वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। अगर कहीं से कोई नॉक, सिग्नल या अनयूजुअल मूवमेंट हो तो ये बॉयज उसे डिटेक्ट करके डेटा सरफेस पर भेजते हैं। इसके साथ साथ कई शिप्स भी सर्च मिशन में शामिल की गई। इनमें से कुछ शिप्स के पास स्पेशल सोनार सिस्टम थे, जबकि कुछ के पास ROVs यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स जो खुद समंदर में जाकर सर्च कर सकते हैं, ये सब शामिल थे। दोस्तों, सर्च के तीसरे दिन कैनेडियन एयरक्राफ्ट के सोनार ने कुछ बैंगिंग नॉइजेस रिकॉर्ड की। हर आधे घंटे के इंटरवल के बाद कुछ ढक्कन बजाने जैसी आवाजें। उम्मीद जागी, शायद ये टाइटन के लोगों का सिग्नल हो। लेकिन दोस्तों, अगले दिन यानी 22 जून को एक ROV जो समंदर के तल पर टाइटैनिक के आसपास सर्च कर रही थी, उसने कुछ मेटल डेब्रिस डिटेक्ट किए। ये टुकड़े टाइटैनिक के बो यानी जो उसका आगे वाला हिस्सा था उससे 480 किलोमीटर दूर पाए गए। जब एक्सपर्ट्स ने इन डेब्रिस का एनालिसिस किया तो ये कंफर्म हो गया कि ये टाइटन ही के टुकड़े हैं। ये वो वक्त था जब दुनिया को पता चल गया कि टाइटन का इम्प्लोशन हो चुका है। ये सिर्फ टूटना नहीं था, ये एक कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोशन था। इम्प्लोशन का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के बाहर से इतना ज्यादा प्रेशर हो जाए कि वो अपने अंदर ही सिकुड़ कर कोलैप्स कर जाए। टाइटन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। समंदर के 3,800 फीट नीचे पानी का प्रेशर सरफेस के मुकाबले में 400 गुना ज्यादा होता है। इस प्रेशर ने न सिर्फ टाइटन को डैमेज किया बल्कि उससे मिली सेकेंड्स के अंदर ही अंदर की तरफ कोलैप्स कर दिया। ये प्रोसेस इतनी तेजी से हुआ कि टाइटन के अंदर बैठे हुए 5 लोगों को कुछ महसूस करने का वक्त भी नहीं मिला। ना कोई दर्द और ना ही कोई स्ट्रगल, सब कुछ पल भर में हुआ। वक्त की रफ्तार इतनी तेज थी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम भी उसे रजिस्टर न कर पाया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये था कि ये सब हुआ क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो टाइटन का मेन हल था यानी वो गोल सिलेंड्रिकल चैम्बर,
जिसमें पैसेंजर्स बैठते थे वो यहाँ पर कार्बन फाइबर से बनाया गया था और यहीं पर सबसे बड़ा डिजाइन रिस्क लिया गया। आमतौर पर जो डीप सी सबमर्सिबल्स होती हैं उनमें टाइटेनियम या फिर एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मटेरियल्स जो सालों से टेस्ट हो चुके हैं। ये मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये समंदर के अंदर के प्रेशर को बर्दाश्त करने की सॉलिड कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन फाइबर है ये एक कंपोजिट मटेरियल है जो लेयर्स में चिपका होता है। इसमें माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स या फिर फॉल्ट्स छुपे होते हैं जो गहरे पानी में जाकर प्रेशर की वजह से धीरे धीरे बढ़ते हैं। और यही हुआ टाइटन के साथ। ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलर्ट जिन्होंने 1985 में टाइटैनिक के रैक को एक्सप्लोर किया था, वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों डीप सी डाइव्स की लेकिन कभी एक भी सबमर्सिबल नहीं खोई। वो इस स्ट्रेटेजी को एक इंजीनियरिंग फेलियर और अवॉइडेबल डिजास्टर के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरन जो खुद भी डीप सी सबमर्सिबल्स के जरिए मैरियाना ट्रंच तक जा चुके थे, उन्होंने भी टाइटन के डिजाइन को अनसेफ कहा। जब टाइटन के डेब्रिस फील्ड का एनालिसिस किया गया तो उसमें थ्रस्टर्स और कैमरास बिल्कुल ठीक थे। टाइटैनिक कैप्स भी अपनी जगह पर ठीक थे, मगर कार्बन फाइबर हल जिसमें वो पैसेंजर्स बैठते थे वो कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका था। ये डिजाइन फेलियर का सबसे सॉलिड एविडेंस है। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश अपने इंटरव्यूज में बार बार एक बात कहते थे, सेफ्टी इज जस्ट प्योर वेस्ट। उनका कहना था कि अगर आप हमेशा सिर्फ सेफ्टी के बारे में सोचें तो आप कभी इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। और जब उनसे टाइटन के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आई ब्रोक सम रूल्स बट विद लॉजिक एंड गुड इंजीनियर्स। लेकिन दोस्तों समंदर के 3800 फीट नीचे लॉजिक और रिस्क टॉलरेंस से ज्यादा होती है प्रूवन सेफ्टी, और ये बात टाइटन के केस में नजरअंदाज कर दी गई। उन्होंने पैसेंजर विजल एक्ट को भी बेकार करार दिया था। 2008 में ओशन गेट के खुद के मैरीन ऑपरेटर और डायरेक्टर डेविड ने टाइटन के सेफ्टी पर सवाल उठाया। जब कंपनी ने इसे इग्नोर किया तो वो कोर्ट तक गए, लेकिन कंपनी ने इस सेफ्टी सर्टिफिकेशन से इनकार कर दिया। उसी साल 36 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने स्टॉकटन रश को ओपन लेटर लिखे कि ये अप्रोच किसी भी हादसे का सबब बन सकती है, लेकिन रश ने फिर वही बात कही, सेफ्टी इज जस्ट प्योर वेस्ट। दोस्तों स्टॉकटन रश का नाम आज उन इनोवेटर्स की लिस्ट में लिखा जाता है जो अपनी बनाई गई चीजों के हाथ मारे गए। टाइटन का मिशन था लोगों को हिस्ट्री के करीब लेकर जाना, लेकिन ये मिशन खुद एक पेनफुल हिस्ट्री बन गया और ये सबक छोड़ गया कि इनोवेशन कभी भी सेफ्टी के कॉस्ट पर नहीं होनी चाहिए।